यूजीसी की नई इक्विटी नियमावली का विरोध करने वालों की तुलना में अब समर्थन करने वाले बड़ी संख्या में मुखर होने शुरू हो गए हैं। वैसे भी विरोध करने वालों की संख्या 15% लोगों में से मुट्ठी भर वे लोग हैं जिन्हें पसंद नहीं है कि दलित पिछड़े समाज के लोग विश्वविद्यालयों में रहें, वे पढ़ाई करें, वे आगे बढ़ें और उन्हें उचित भागीदारी मिले। लेकिन चूंकि एससी, एसटी, ओबीसी समाज के बड़ी संख्या में लोग पढ़ लिख कर सामाजिक रूप से प्रबुद्ध हो चुके हैं, ऐसे में यूजीसी की इस नियमावली का विरोध करने वालों का असली मकसद उन्हें समझ में आ गया है और बड़ी संख्या में लोग अब समर्थन में उतर चुके हैं। इस बीच खबर आई है कि किसी मृत्युंजय तिवारी नामक व्यक्ति ने यूजीसी नियमावली 2026 के नियम 3C को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा है कि ये नियम जाति आधारित भेदभाव को केवल एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ हुए भेदभाव तक सीमित करता है। सामान्य वर्ग के लोगों को जातिगत भेदभाव की शिकायत का अधिकार नहीं दिया गया है। इस लिहाज से ये नियम संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत नागरिकों को मिले मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। अब सवाल ये है कि ये भेदभाव किसके साथ हो रहा है और जातिगत भेदभाव करने वाले कौन हैं? कौन है खुद को श्रेष्ठ और दूसरों को छोटा बताने वाले लोग, जबकि ये जातिगत भेदभाव उत्पीड़न सदियों से होता आ रहा है। रोहित वेमुला, पायल तड़वी किस समुदाय से आते थे? किस सवर्ण को मूंछ रखने के कारण मार दिया गया? किस जनरल कैटेगरी के व्यक्ति को शादी में घोड़ी चढ़ने पर रोका गया या उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस लगाने पड़े? जो लोग यूजीसी की नई नियमावली पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें इन सवालों के जवाब भी देने चाहिए। खैर, ये समझने वाली बात है और अपना मानना है कि यदि कैंपस को भेदभाव रहित बनाना है, सभी को समावेशी तरीके से आगे बढ़ने देना है, तो इस तरह के कानूनों को सख्ती से लागू किए जाने की ज़रूरत है। साथ ही उन जनरल कैटेगरी के लोगों को इस नियमावली का विरोध करने की बजाय अपने खुद के समाज में इस बात को लेकर जनजागृति करना चाहिए और बताना चाहिए कि एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग छोटे नहीं, वे भी हमारी तरह इंसान हैं और उन्हें भी पढ़ने, लिखने, आगे बढ़ने का हक है। इसलिए उनके साथ भेदभाव न करें, क्योंकि अगर भेदभाव नहीं होता तो इस तरह के कानून बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, और यदि ये भेदभाव खत्म हो जाएगा तो इस तरह के कानून का औचित्य ही नहीं रहेगा। मतलब भेदभाव खत्म तो उनकी चिंता, परेशानी सब खत्म। एक उदाहरण से समझिए कि उच्च शिक्षण संस्थानों, न्यायपालिका, कार्यपालिका, मीडिया में हमेशा से ही सवर्णों का ही वर्चस्व रहा है और आज़ादी के बाद से ही एससी, एसटी के लिए आरक्षण लागू है। ओबीसी को विश्वविद्यालयों में नामांकन में 1990 से तथा फैकल्टी भर्ती में 2010 से आरक्षण दिया गया। इसके बावजूद वंचित वर्गों की भागीदारी अब भी 15% से अधिक नहीं हो सकी है, जबकि उनकी संख्या लगभग 85% है। एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 लागू होने के 36 साल बाद भी दलित उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। यूजीसी की ओर से संसदीय समिति और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में पिछले 5 सालों में 118.4% की वृद्धि हुई है। वहीं यूजीसी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में जहां 173 शिकायतें दर्ज हुई थीं, वर्ष 2023-24 में ये संख्या बढ़कर 378 हो गई। वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 के बीच 704 विश्वविद्यालयों और 1553 कॉलेजों से कुल 1160 शिकायतें यूजीसी को प्राप्त हुईं, जिन्हें ध्यान में रखकर यूजीसी को ये कदम उठाना पड़ा। ऐसे में पहली बात तो जनरल कैटेगरी के लोगों को इसका विरोध करने की बजाय अपने समाज में जनजागृति फैलानी चाहिए, और अगर ये समाज अपने समाज में जनजागृति फैलाने की बजाय इस नियमावली का विरोध करता है तो एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोगों को डटकर इसके समर्थन में खड़ा होना चाहिए, ताकि कम से कम उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके, उनके हितों की रक्षा हो सके। वैसे मेरी सलाह है कि जो लोग इस नियमावली का विरोध कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा समय निकालकर इसे अच्छे से पढ़कर समझ लेना चाहिए, और अगर खुद समझ ना आए तो किसी बुद्धिजीवी की मदद ले लेनी चाहिए। बाकी नफरत में विरोध करते रहिए, जो कि हमेशा ही करते रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों और विश्लेषण के लिए सुरभि सलोनी की वेबसाइट, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से जुड़े रहें। धन्यवाद।